ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं जो वो जनता सरकार से पूछना चाहती है, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहती है। और आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट से बातचीत करने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बार बार यही कह रही हैं कि अगर कोरोना से बचाव करना है, कोरोना से रोकथाम करनी है तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करना चाहिए। भारत ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब उत्तराखंड में 18+ वालों को वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। 18+ वाले पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ है? रोका नहीं है, कुछ लोग पैनिकी फैला रहे हैं जी। कई राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई। वैक्सीन बनाने का एक प्रोसीजर है जिसको मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। 60 दिन, 40 दिन, 20 दिन इस तरह से उसका टेस्टिंग चलते रहता है। जी। कुछ वैक्सीन जो हमारे पास थी फर्स्ट फेज में काफ़ी लोगों को लगा है। अब दोबारा से उसका एक चक्र पूरा होने वाला है तो वैक्सीन भी आने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि एक एक व्यक्ति को जो हमने घोषणा की है उसको हम वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीनेशन होगा। 400 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पर आ रहा है जो सरकार स्वयं खर्च कर रही है। ले तो किसी से नहीं रहे हैं, क्योंकि जो अपना जनहित की सरकारें होती हैं वो ऐसे कामों में हमेशा आगे आती हैं। इसलिए ये जो पैनिकी फैला रहे हैं कुछ लोग, गलतफहमी फैला रहे हैं, कहीं कहीं आंदोलन करने का रूप ले रहे हैं, ये विपक्ष की सोची समझी चाल है। देर होगी, अंधेर नहीं होगा, क्योंकि जब कहा है, पहले ही कह दिया है, हम 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। कुछों को हुआ, कुछों के लिए वैक्सीन नहीं आ पाई, वो आ रही है, कोई विलंब नहीं है इसमें। अब विलंब होने के कारण है जो मैंने चक्र आपको समझाया उसको मुझे बोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हीं के मुख से अच्छा भी लगता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन होगा, बस कुछ वक्त के लिए रोका गया है? बिल्कुल 200%, 100% भी नहीं, 200% हो रहा है। और तो और कई देशों ने बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इस पर शोध चल रही है। कुछ देशों ने तो उसको प्रारंभ भी कर दिया है। अगर ये सब सही आएगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सरकार, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो माननीय मोदी जी तो हर पहलू पर विचार करते हैं। इसलिए हमको अभी इंतज़ार करना चाहिए आगे को क्या होता है। लेकिन जो वैक्सीनेशन होना है 18 से 45 के बीच के लोगों का, वो तो 200% होगा ही होगा। केंद्र सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखे थे। उसमें से राज्य सरकार को कितना मिला, कितना कुछ खर्च हुआ? नहीं, राज्य सरकार को मिलने का सवाल नहीं है, जितनी डिमांड होती है उतना मिलता है। जी। वो तो टोटल वैक्सीनेशन के लिए रखा है। और उसमें साथ ही वित्त मंत्री ने कहा भी है अपने बजट भाषण में कि अभी तो 35 करोड़ रुपए हमने रखे हैं और यदि ये कम पड़ेंगे तो उसके लिए और प्रोविज़न किया जाएगा। इसलिए पर्याप्त पैसा राज्य सरकार के पास है, पर्याप्त पैसा केंद्र सरकार के पास है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमी बेसी भी किसी के पास है तो अपने जो साधन हैं, संसाधन हैं, उनसे हम पूर्ति कर रहे हैं। कोई जनता से या फिर पब्लिक से इस तरह से कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है उसका, जैसे कई देशों में तो उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं 1 साल के अंदर, तो इसलिए अब सेवा कार्य शुरू हो गया बीजेपी का। वो अपने को देखें, हम तो जैसे आर्मी होती है, जी। शांति काल में जब युद्ध नहीं भी होता है तब भी प्रैक्टिस करती है, उनके अभ्यास वर्ग चलते हैं। तो हमारे तो साल भर अगर हम जैसे जीतते हैं तो उसके दूसरे दिन से अभ्यास वर्ग चालू हो जाते हैं, अगर जीतने से रह जाते हैं तब भी हमारे अभ्यास वर्ग चालू होते हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में 3 से 77 गए हम, 10% से 38% वोट आ गया है, लेकिन बैठे नहीं। 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए, हम बैठे नहीं, तब भी हम चलते रहते हैं। जैसे सीमा पर जवान हैं, अगर सीमा पार से दुश्मन वार कर रहा है और जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और उसके बाद दोबारा जवान नहीं जाएंगे वहाँ, अब कोई नहीं जाएगा वहाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं।
हमारा सतत चलने वाला कार्यक्रम है। कांग्रेस से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस की दुर्गति के कारण, कर्मों के कारण, उनके कार्यों के कारण आज जो दुर्गति उनकी हो रही है, ये देश की दुर्गति करने पर तुले हुए थे। तो इसलिए ये तो अच्छा हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बागडोर आ गई, जिससे पूरे देश को राहत मिली है, संभाला है। अब उनको दुख ये है कि नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर सफल हो रहे हैं। कहते हैं कि वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, तुमने क्यों नहीं करी व्यवस्था? 47 साल से आप थे यहाँ इस देश में। किसी को सपना हो रहा था कि इतना बड़ा पेंडेमिक आ जाएगा? जब पेंडेमिक आया तो एकदम से व्यवस्था करी। कोरोना तो अभी आया, उनकी तो सरकार भी नहीं थी तब। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोरोना अभी आया तो उनको, जैसे उनकी सरकार नहीं थी वैसे किसी सरकार को पता नहीं था। आपको चलते चलते अभी एक्सीडेंट हो जाए, आपकी स्कूटी भिड़ जाए, तो क्या पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन है मत जाओ, स्कूटी भिड़ेगी? तो इस तरह की बात करें। अब आया ब्लैक फंगस, फिर आया येलो फंगस, अब फिर उसके बाद आया व्हाइट फंगस। कहते हैं इसकी कोई तैयारी नहीं थी सरकार की। अरे सपना था ये फंगस भी आएगा। 5000 तो कुल वैक्सीन बनी हुई थी, फंगस की इंजेक्शन कहिए उसको, तो वो भी कंपनी बनाती नहीं थी, वो भी कई जगह कंपनी के पड़े रहते थे, वैसे ले ही नहीं जाते थे कोई। जैसे ही लगा कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर आपका येलो फंगस आ रहा है, तो धड़ाधड़ और कंपनीज को ठेके दिए गए, लाइसेंस दिए गए कि जल्दी बनाओ। लगातार बन रही है। अब उत्तराखंड में ही बनने लग गई। उत्तराखंड ने दे दी हमको, रुद्रपुर में एक कंपनी ने बनाई है, एक कोई हरिद्वार में बना रही है, तो उसकी दवा आ रही है। अब देखिए, रेमडेसिविर के लिए कहा गया, कहाँ है दवा, कहाँ है दवा? ब्लैक भी करा कई लोगों ने। और ये पैनिक फैलाने का काम विपक्ष का, कांग्रेस का विशेषकर है। उनको राशि नहीं आ रहा है मोदी जी के काम। लेकिन भट्ट साहब, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। अभी विधानसभा का जब सत्र हुआ गैरसैंण में, कैग की रिपोर्ट सामने रखी गई 2014 से लेकर के 19 तक, उसमें बताया गया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उत्तराखंड में 21 राज्यों में उत्तराखंड 17वें नंबर पर है। ठीक बात है, पहाड़ी राज्य है, डॉक्टर नहीं थे यहाँ। कांग्रेस की सत्ता जब से रही, डॉक्टर नहीं थे। हमारी सरकार ने आते ही दूरस्थ गांव में भी एक डॉक्टर दिया है। और पहले यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं थे। जिला जितने भी मुख्यालय हैं वहाँ पर हमने 2-2 बेड पहले वेंटिलेटर के दिए थे। यहाँ पर मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, आज मोदी जी ऑक्सीजन के प्लांट लगवा रहे हैं और हमारी सरकार प्लांट लगा रही है। क्या जरूरत आई? अगर पहले से कर दिया होता तो इन्होंने। अब आप देख लीजिएगा, इस समय जिला अस्पताल हैं, कई जगह आपके कंबाइंड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हमारे प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन के, कहीं पर भी छोड़ नहीं रहे हैं। कॉन्सनट्रेटर इस समय हमने पहाड़ों में भिजवा दिए हैं, जहां पर हमारे 4 बेड के भी अस्पताल हैं। तो हम तो इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें भी हम ये चाहते हैं कि आगे के लिए हमारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों। हम तो इस तरह से चल रहे हैं। टीबी का हॉस्पिटल था जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता था, भारत का तो नंबर 1 का था, भवाली में। अभी 200 करोड़ उसके लिए रिलीज करा है। उसके 100 कमरे तैयार कर रहे हैं, जो खंडहर हो गया था। तो जो हमारी प्राचीन काल से धरोहरें थी, उसकी तरफ भी किसी ने नहीं देखा। अब हम उसको धीरे धीरे सुधार रहे हैं। ये नहीं है कि एकमुश्त आज कुछ हुआ कल ही कुछ हो जाएगा, ये संभव नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन प्रयास, ईमानदारी से प्रयास हो रहा है और प्रयास का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। आपने खंडर की बात की। एचएमटी भी काफी लंबे वक्त से खंडर बना हुआ है। अब मांगे ऐसी उठ रही हैं कि उसे एम्स में तब्दील कर दिया जाए। इसको लेकर के सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए, ऐसा है, मांग उठाना कोई बुरी बात नहीं है। एचएमटी के फैक्ट्रीज भारत में जितनी थी वो सारी की सारी बंद हो गई हैं। यही नहीं, चाहे कुप्रबंधन कहें, चाहे कुछ भी कहें, या एचएमटी का मार्केट गिर गया, बहुत अच्छी अच्छी घड़ियां आने लग गई, ये कहें, तो मार्केट गिरा तो सभी लोगों ने बंद करना प्रारंभ कर दिया। हमने तो इसका विरोध भी किया था। मैंने तो यहाँ रेलवे के डब्बे बनाने का कारखाना खोले, अगर ये नहीं होता, ये भी उठाया था, लेकिन वो फिजिबिलिटी उसकी नहीं पाई गई। एम्स उठाने की बात है तो किसी भी प्रदेश में अभी तक 2 एम्स नहीं हुए हैं, कोई प्रदेश में नहीं। डीआरडीओ के 2 हॉस्पिटल, एक ऋषिकेश में, एक हल्द्वानी में, आज हमने श्री गणेश किया है, 2 हैं, बना दिए हैं जो कोविड के लिए हैं। लेकिन एम्स, 22 एम्स हमने खोल दिए हैं अभी, जबकि पुराने ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, स्वतंत्रता से आज तक 4, 5, 6 इससे ज़्यादा नहीं थे। इस समय 22 एम्स पूरे भारत में चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रदेश में अभी तक 2 एम्स नहीं है। दिल्ली जैसे प्रदेश में 1 ही एम्स था, दूसरा नहीं हुआ है।
मांग उठाना अच्छी बात है। अगर प्रदेशों में 2 एम्स बनाने की बात आती है तो निश्चित खुलेगा, मैं भी बात करूंगा ऊपर, किसको बुरा लगता है। लेकिन जब कोई चीज़ें बिल्कुल एकदम बाहर हैं, बूते से बाहर होती हैं, तो उसमें हम आंदोलन खड़ा कर दें, हम हल्ला कर दें, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो नियम है उस नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये तय करती है कि हर स्टेट में 2-2 एम्स होंगे तो हमारा आ ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। फिर HMT क्यों आएगा, दूसरी जगह आएगा। खंडहर में थोड़ी एम्स बनाएंगे, फिर अगर खंडहर है तो उसको किसी और चीज़ में उपयोग करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ला रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ 5 बार रहे थे, टैगोर टॉप उनके नाम से रामगढ़ में है। उसके लिए केंद्र ने स्वीकृति दे दी है, जो 1000-2000 करोड़ का बनेगा, जो बहुत बड़ी बात है। मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, उसकी फाइनल स्वीकृति होने पर हम HMT में कुछ समय के लिए उसे भी चला सकते हैं, अगर चलाने लायक भवन हुआ तो। खंडहर में तो नहीं चलेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उपनल कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवा में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। जब कोरोना की पहली लहर थी, उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब सरकार फिर से आस भरी निगाहों से उनके पास पहुंच गई। उनके लिए क्या कुछ करना चाह रही है अब सरकार? देखिए, अच्छी बात है, हमारे बच्चे हैं, कहीं पर भी अगर उनको परमानेंट करना होता है करना चाहिए। 25,000 करीब लोग इस समय यहाँ हैं। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ, वहाँ से निर्णय होना बाकी है। मैंने तो अपनी सरकार को ये सजेशन दिया है अपनी तरफ से कि कोरोना के काल में बहुत ही काम हमारे उपनल के कर्मचारियों ने किया, बल्कि मैंने तो सुशीला तिवारी के जितने भी कर्मचारी थे उनसे आग्रह किया जब वो हड़ताल में बैठ गए कि इस समय आपातकाल है, हड़ताल करना उचित नहीं है, वापस लौट जाइए। और वे लौट भी आए। लौटने के बाद भी हमने अपनी सरकार को ये मैंने अपनी तरफ से राय दी है कि ये आगे के लिए उदाहरण न बने, ऐसा काम करना चाहिए कि जो 24 घंटे कोरोना के बीच में हैं और अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, अथवा अगर वो गवर्नमेंट प्रतिष्ठान में है तो आगे के लिए वो कोई दृष्टांत न बने, यह लिखते हुए उनको कंफर्म भी कर दें तो कोई हर्जा नहीं है। पलायन आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि 2018 तक 1700 गांव पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। 1000 गांव ऐसे जहां सिर्फ 100 लोग रहते हैं, और कुल मिलाकर के 3900 गांवों से पलायन हुआ है। पलायन रोकने के लिए सरकार ने अभी तक 4 सालों में क्या कुछ किया है? पलायन आयोग बनाया किसने? हमारी सरकार ने बनाया, किसी को तो ध्यान नहीं था। उसकी रिपोर्ट आई है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ रिपोर्ट कैसे आई। और इस मामले को आपको ये भी मैं बता दूँ, शायद आपको पता नहीं है, इस मामले को भारत की संसद में मैंने नैनीताल के और उधम सिंह नगर के सांसद होने के नाते से मैंने ही इस मामले को उठाया कि मैंने बताया वहाँ पर कि कितने गांव हमारे खाली हो गए हैं, गांव खाली क्यों हो रहे हैं, और चाइना से और नेपाल से लगे हुए हमारे गांव हैं, सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र खाली होना अच्छा नहीं है, कश्मीर जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए सरकार का ध्यान उसकी तरफ पूरा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जहाँ भी सड़क जारी है लोग वहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई बाहर निकल जा रहे हैं। रोजगार पाना हमारी मजबूरी है। अब उस रोजगार के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई, जिसमें कपड़े धोने वाले से लेकर जूता ठीक करने वाले, यानी कि कील कांटा कोई भी बेरोजगार है वो स्वरोजगार पा सकता है। सर्विस तो इतनी किसी को नहीं मिलेंगी। अगर एक स्कूल में 20 टीचर्स की स्थान हैं और पूरे टीचर्स हो गए हैं तो वो 60 साल तक रिटायरमेंट तक रहेंगे। लेकिन हर साल बीएड करने वाले निकल रहे हैं, हर साल अन्य डिप्लोमा करने वाले निकल रहे हैं। तो इसके लिए अपने अपने को अपने पैरों पर भी खड़ा करने की सोचनी पड़ेगी। और जो क्रीम होता है, जो टॉपर होते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं, वो तो वहीं कॉलेज से उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और डिबेट भी इसमें करनी पड़ेगी हम लोगों को, कि ये नहीं कि मैंने डिप्लोमा लेके आ गया तो नौकरी दे दो, धरना दे देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। हमको समझना पड़ेगा कि हम लोगों को धरातल की स्थिति देखनी होगी, प्रदेश की स्थिति देखनी होगी। जिस दिन डॉक्टर्स पूरे हो गए तो फिर जब तक वो डॉक्टर्स रिटायर नहीं होते हैं तब तक दूसरे नहीं आ पाएंगे। और लेकिन साल दर साल डॉक्टर निकलते जाएंगे। वही नर्सेज बहनों का है, वही अन्य डिप्लोमा और पैरामेडिकल जो हमारे स्टाफ हैं उनका है, हर क्षेत्र में यही है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। तो वो रिटायर नहीं होते तब तक रहेंगे, जो टीचर है वो तब तक रहेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना आपने लेकर के आई है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के
पूरी तरीके से भ्रांतियां फैली हुई हैं या वो पूरी तरीके से जान नहीं रहे हैं कि ऐसी कोई हमारे पास योजना है। जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बागवानी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बागवानी करेंगे, लोग जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ यही हाल है अभी भी कि उत्तराखंड राज्य तो हमने बना लिया, अलग तो कर लिया, लेकिन हम वहाँ पर अब पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ बहनें जो बहुत अच्छी पोस्ट पर थी, रुद्रप्रयाग की बहन है, वो यहाँ पर आज रोजगार दे रही हैं। कुछ लोग बाहर से आए, तो बाहर से आने के बाद वो बागेश्वर में उन्होंने बेकरी वगैरह खोली और इतनी ज़बरदस्त बेकरी है कि वो 50 लोगों को अपने वहाँ पर रोजगार दे रहे, जो मेरी नॉलेज नहीं। इसी तरह से कई लोग और बाहर से आए, नौकरियां छोड़ के उन्होंने अपनी जमीनों में उद्यम प्रारंभ कर दिया है, जिससे वो कमा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने हिमाचल का उदाहरण दिया, शायद आपको पता नहीं होगा, कई लोगों को, कम लोगों को पता है कि हिमाचल में जो सेव लगाया गया उसकी शुरुआत पहले रानीखेत चौबटिया से हुई, जो हमारा डायरेक्टरेट था। वहाँ से पौधे गए, वहाँ से सारी टेक्निक सीखी, वहाँ से वैज्ञानिक गए, लेकिन आज वो आगे आ गए हैं। लेकिन कुछ युवक ऐसे भी हैं, इंजीनियर होते हुए और अच्छा जिनका दिल्ली में कारोबार था, गोपाल उप्रेती एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबके सामने एक उदाहरण पेश कर दिया। वो ऐसा सेव लाए हैं जो 6 महीने में फलित होता है, और उन्होंने अभी देश के बड़े उद्योगपतियों ने पत्तियों को दिया और वो उनके खेत पर गए, 400 रुपये किलो तक वो सेव को खेत से ले गए, और वो प्योर आपका जो हमारी ये खाद होती है, रासायनिक खाद नहीं, अपनी प्योर गोबर की खाद, ये वाली खाद से बना के उन्होंने बेचा है। जो हिम्मत करते हैं होता ही होता है, और उनको अभी गिनीज बुक में उनका नाम आ गया। उन्होंने 7 फुट कुछ इंच का धनिया उगा के विश्व में रिकॉर्ड किया है, जिसमें किसानों में से एक ही भारतीय वो अभी तक इनरोल हो पाए हैं, वो यहाँ उत्तराखंड के हैं। ऐसे ही अन्य बागवान हैं, कई लोगों ने अपना जीवन, आप रामगढ़ को देख लीजिए, धारी को देख लीजिए, इधर जितने भी हमारे यहाँ के उखलकांडा विकास खंड हैं, ऐसे ही हमारे चमोली ज़िले में कई जगहों पर है कि वहाँ का फ्रूट जो है, वहाँ के जितने भी हैं, खुमानी हैं, आड़ू हैं, कई आगे तक जारी हैं। और लीची देख लीजिए, चाहे देहरादून की हो, रामनगर की हो, अन्य जगहों की हो, वो अपना रिकॉर्ड बना रही है। करने वाले कर रहे हैं, आम के बगीचे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, एक से एक योजनाएं सरकार ने दी हैं, उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, बल्कि रोजगार लेने दूसरी जगह क्यों जाते हैं, रोजगार देने वाले बनिए। तो आप और आपकी सरकार एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके संज्ञान में एक मामला आया होगा हनी वाटरलैंड का, वाटर पार्क है जो कि एक हैडगजर में, और उनका कहना है कि वो सब्सिडी के लिए कई बार भटक रहे हैं, आपसे भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लोगों की मनोबल भी टूट जाता है। देखिए, जो नियमानुसार सब्सिडी मिलनी चाहिए वो तो मिलती ही मिलती है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसको सरकारें एकदम से नहीं देती हैं, क्योंकि वो नियम भी है। मैंने अपने रिस्क पर कोई उद्योग लगाया, अनुमान्य सब्सिडी मुझे मिलेगी, लेकिन मैं कर नहीं पाया तो पूरा कर्जा मेरा कोई भी सरकार दे नहीं सकती है, न माफ़ कर सकती है। तो जो नियम है उसको देखना पड़ेगा। अगर कोई किसी दुकानदार के वहाँ से उधार ले रहा है, उसको तो चुकता करना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्याज न दे, मूलधन तो देना पड़ेगा। अगर उसने 10 रुपये किलो आटा लिया है तो 10 रुपये किलो उसे देना ही पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अगर 2000 रुपये उधार चढ़ा है तो दुकानदार की मर्जी है, वो 2000 छोड़ दे, सब्सिडाइज कर दे, उसको कुछ भी कर दे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा तो छोड़ते नहीं हैं, और तो और बैंक भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि सरकार नहीं कर रही है, हम उनके पास गए, हम इनके पास गए, ये कह देने से नहीं होता है। जो अनुमन्य है, जो सरकार देने वाली है, जो सरकार दे रही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शेष उससे पहले फिजिबिलिटी देखनी चाहिए, वो वहाँ पर उद्योग हो सकता है नहीं हो सकता, ये देखना चाहिए। जिस समय कोविड नहीं था, जब आपने स्टार्ट किया तो कितना लाभ रहा। अब ये कोविड का काल चल रहा है, इससे कई उद्योग बंद हुए हैं, कई लोगों को परेशानी हुई है। कई लोग अभी देखिए, हमारे व्यापारी भाई इस समय कहते हैं कि दुकानें खोलनी चाहिए, हमें भी लगता है कि सारे उद्योग चलने चाहिए, लेकिन जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है वो मानव को बचाने के लिए लिया है। जिंदा रहेंगे तो व्यापार भी करेंगे, उद्योग भी चलेगा, सब्सिडी भी लेंगे नियमानुसार जो हमको अनुमन्य है, सारे काम करेंगे। अगर जीवन नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप खुद बताइए। एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और 4 साल के बाद मुख्यमंत्री का बदलाव हो जाता है। पार्टी के इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल पैदा करते हैं। तो आप आने वाले चुनावों में जनता को ये भरोसा कैसे दिलाएंगे कि बीजेपी ही सबका विकास कर सकती है? देखिए, इस पर किसी जनता को कोई लॉस नहीं है।
ये पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है। किसको सीमा पर लगाए, जैसे आर्मी है वैसे ही हमारी पार्टी होती है। सीमा पर कौन मोर्चा संभालेगा और शांति काल में मैदान पर पीछे से उसको बैक कौन करेगा। रसद भी पहुंचाना है, गोला बारूद भी पहुंचाना है, उसके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो पेट्रोल डीजल गाड़ियां पहुंचानी है, जहाज़ की बंदोबस्त करनी है, हेलीकॉप्टर करने हैं, हेलीकॉप्टर के साथ साथ उनको वहाँ पर जो लड़ाकू विमान है उसकी भी व्यवस्था करनी है। ये सेना के मुखिया का काम है। तो इसलिए हमने 4 साल में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी हो गए, उनको हटाया। पब्लिक को इससे कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक को लॉस हो रहा है उससे तब लीजिए। उनकी जगह आज ये मुख्यमंत्री थे, आज दूसरे आगे, फिर कोई तीसरे आएंगे, फिर चौथे आएंगे। ये तो पार्टी का अपना सिस्टम है। इसलिए कोई प्रश्न ये भी तो कर सकता फलाने को क्यों बनाया। जिस तरह से बनाया वैसे हटा भी सकती है। ये पार्टी का अपना विवेकाधीन है, विवेकाधिकार है उनका ना। तो इसलिए शांति काल में कौन रहेगा, सीमाओं पर कौन रहेगा, मोर्चा कौन लगेगा, मोर्चे पर बैठे जो लोग हैं उनके लिए बंदोबस्त कौन करेगा, ये सिस्टम है। उस सिस्टम के अंतर्गत हमारे वहाँ हटाते हैं, रखते हैं, आते हैं, जाते हैं। पर आने जाने से किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जनता से कोई मतलब नहीं, ना जनता को लॉस होता है। 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी, चाहे विपक्ष कितना बदनाम कर ले। अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र और विपक्ष के मित्र, और वहीं से दे रहे हैं। मैं इतना घूम रहा हूँ, मैं अपना उदाहरण दूं। एक कोई पुलिस स्टेशन जा रहे थे कि सांसद गायब हो गए हैं। मैंने कहा भाई अपने आंखों के चश्मे ठीक करो। मैं इतने कोविड सेंटर्स का निरीक्षण करने गया, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता नहीं आया। मेरे साथ आओ ना। हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे अपना पीपीई किट पहनकर सीधे सीधे हॉस्पिटल के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं। जाओ ना उनके साथ, हिम्मत देखते हैं। आप जाइए ना, जाते क्यों नहीं हैं। तो इस तरह से बदनाम करने की जो साजिश और जो क्रम चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोविड क्यों आया, व्यवस्थाएं नहीं थी, भैया सारी दुनिया जानती है कि अगर आज मोदी जी नहीं होते तो सड़कों पर क्या हालत हो रही होती भारत की, हम जानते हैं। ये तो मोदी जी की शक्ति है, उनके अंदर कोई ईश्वर की कृपा है कि सारा विश्व आज उनको मानता है, और उन्होंने भारत को इस स्थिति पर भी नहीं गिरने दिया। हमारा विश्व जहां तबाह हो गया, आर्थिक स्थितियां गिर गई पूरे संसार की, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, पोलैंड है, एक बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, वो आज आर्थिक पन से बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। ये हमारी जीत है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई भी कुछ कहे, लोगों का विश्वास आज मोदी जी पर है, हमारे कार्यकर्ताओं पर है, हमारे नेताओं पर है। इसलिए हम कहीं से कहीं तक 2022 में पीछे नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के अजय भट्ट ने कहा है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। साथ ही कोरोना पर जिस भी तरीके की जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसको भी उन्होंने दूर किया। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन रोका नहीं गया है, बल्कि कुछ वक्त के लिए थम गया है और इसे दोबारा से फिर से खोला जाएगा। बीजेपी यही चाहती है कि जन जन तक वैक्सीनेशन पहुंचे, वैक्सीनेशन का लोग लाभ उठाएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।